संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 17 है। संन्यास की दृष्टि से व्यक्ति की आयु महत्वपूर्ण होती है। जब वह युवक होता है उसमें भरपूर शक्ति होती है, वह चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है, वह उत्साह और उमंग से भरा होता है। किंतु ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है उसके ये सारे गुण फीके पड़ते जाते हैं। तथापि उम्र के साथ उसमें परिपक्वता आती जाती है, वह अधिक संवेदनशील बनता है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है तथा सत्य और ईश्वर में उसकी रुचि बढ़ती जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में कठिन श्रम और तप से ज्ञान प्राप्त करने तथा उसको अध्यात्म से सुदृढ़ बनाने के पश्चात व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। यह आश्रम ही सृष्टि की मूल इकाई है। व्यक्ति 1 से 2, 2 से 3 तथा 3 से 4 की दर से वृद्धि करता रहता है। इस प्रकार आश्रम एक जीवन पद्धति है, उद्देश्यपूर्ण जीवन की दृष्टि है, नारी शक्ति की प्रतीक होती है। गृहस्थ आश्रम में वह पुरुष की संगनी होती है, जहां वह गृहपति होता है, घर का स्वामी। किंतु परिवार की सारी गतिविधियां स्त्री को धुरी मानकर ही संचालित होती हैं। गृहस्थ आश्रम ही स्त्री पुरुष के संबंधों का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह आमोद प्रमोद योग का काल होते हुए भी वैसा नहीं होता। पति और पत्नी दोनों मिलकर परिवार की समृद्धि के लिए साधन बनकर काम करते हैं। सामाजिक स्थिरता का मूलभूत आधार भी गृहस्थ आश्रम ही है। आजकल जिस प्रकार भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसके फलस्वरूप परिवार टूट रहे हैं। साधन सुविधाओं के अंबार में मनुष्य खो गया है। ऐसा लगता है कि उसको तो कष्टप्रद जीवन ही जीना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में जीवन के सभी रसों को भोगने के अवसर मिलते हैं। इसमें व्यक्ति पारिवारिक संबंध, आपसी व्यवहार, जीवन के माधुर्य तथा समरसता का आनंद ले सकता है। सामंजस्य के लिए भी यहाँ पूर्ण अवकाश है। सभी प्रकार के भावों की सृष्टि इसमें संभव है। इस प्रकार के भाव में रहने वाला व्यक्ति तृप्ति का अनुभव करता है, उद्वेलित नहीं होता, निराश नहीं होता। जीवन का अंतिम चरण संन्यास कहलाता है। इस उम्र में आते आते व्यक्ति सांसारिक कार्यों से पहले ही निवृत्त हो चुका होता है। संन्यास उसकी निवृत्ति को परिपूर्ण बनाता है। इस अवस्था में व्यक्ति इस लोक की चिंता करना छोड़कर परलोक के चिंतन में लग जाता है। वह समाज सुधार के कार्यों में लग जाता है तथा परिवार की जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। संचार माध्यमों में आयु और वर्ण दोनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। इसके साथ ही जीवन के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर यदि विषयों को समझा जाए तब तो आकाश भी छोटा पड़ जाएगा। आज शिक्षा प्रणाली ने सूचना और जानकारियों को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि लोगों के बीच परस्पर भावात्मक संबंध प्राय न्यूनतम हो गए। शिक्षा ने आदमी और औरत दोनों को छीन लिया। भावात्मक रूप से उनके व्यक्तित्व शून्य हो गए। भीतर में जो पुरुषत्व और स्त्रैण भाव की अदृश्य शक्तियां थी उनका लोप हो गया। उनका आपसी संवाद मृतप्राय हो गया। दो मृत शरीरों जैसा परस्पर संप्रेषण में जरूरी है दोनों पक्षों के सारे प्राण सक्रिय अवस्था में रहें। वे ही दोनों को ऊंचा उठा सकते हैं। किंतु वर्तमान के संप्रेषण में उन प्राणों की भूमिका लगभग गौण बनती जा रही है। पति पत्नी के बीच संवाद की इस स्थिति ने ही जीवन को तनावों और विसंगतियों से भर दिया है। पारिवारिक जीवन भी छिन्न भिन्न हो रहे हैं। आज की युवती इस सोच के साथ अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रही है कि उसको एक पत्नी भी बनना है। वह लड़का नहीं बन सकी पर व्यवहार लड़कों जैसा कर रही है, फिर वह पत्नी कैसे बन सकती है? हम देख रहे हैं पति पत्नी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, जबकि दोनों के लक्ष्य उद्देश्य एक होने आवश्यक हैं। आज परिवार और विवाह का सुख उनकी प्राथमिकता नहीं रहे, श्रम की पहचान प्राथमिकता बन गई। आत्मीयता विहीन विदेशी संस्कृति अपनाई जा रही है तो उनके बीच के संप्रेषण का स्वरूप भी वैसा ही होगा, आत्मा विहीन, बनावटी, यंत्रवत। समाज की स्थिति देखें तो आज वहां भी बौद्धिक संप्रेषण हावी हो रहा है। मीडिया का आकलन करें तो लगेगा कहीं भी आदमी को नहीं छोड़ा जा रहा है, सब कुछ यंत्रीकृत हो रहा है।
आज आदमी से आदमी को जोड़ने वाले समाज के निर्माण की आवश्यकता है। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। परिवारों की तो बात ही दूर हो गई। आज तो मीडिया का भी सरकारीकरण तंत्रगत हो गया, वह उसका पार्ट हो गया। धरती, जनता, देश के प्रति दर्द आदि खत्म हो गए। राष्ट्रभक्ति भी किताबों से गायब हो गई। यह स्वीकार करना ही होगा कि स्त्री एक परोक्ष दिव्य शक्ति है, इसीलिए उसको शक्ति रूपा कहते हैं। प्रत्येक संवाद में योसा भाव, स्त्रैण भाव देखना पड़ता है। शब्दों के पीछे क्या मंतव्य है उसको पकड़ना पड़ेगा। संवाद में भी आत्मा की गंध आनी चाहिए, तभी वह सफल संप्रेषण बन पाता है। जैसे फूल की सुगंध, सुगंध के बिना फूल का संवाद अधूरा रह जाएगा। यह सिद्धांत पति पत्नी के संप्रेषण में भी लागू होगा। नारी को समझने के लिए प्रकृति के स्वरूप को समझना पड़ेगा। नारी देह का ज्ञान उपयोगी नहीं हो सकता। नारी स्वयं प्रकृति है, अनाहत नाद है, ध्वनि और स्पंदन है। नारी सरस्वती और मन का प्रतिनिधित्व है। पुरुष शब्द के पीछे भागता है, उसे नाद को समझना सहज नहीं लगता। वह बुद्धि एवं बुद्धि के जनक अहंकार का प्रतीक है, स्थूल है। उसके भीतर का स्त्रैण बहुत ही अल्प होता है। उसके शब्द लोगों के कानों से टकराकर लौट जाते हैं, किसी के काम नहीं आते। वह स्वयं भी उनको नहीं सुनता, पत्नी कैसे सुनेगी? वह यदि सुनने लगी तो मान लेना दोनों में टकराव बढ़ जाएगा। वह भी पुरुष जैसे सोचने वाली हो गई, शब्दों को पकड़ने लग गई, भाव भूमि छूट गई। शब्द तो शरीर है, भाव उसकी आत्मा है, शरीर ही माया है, आवरण है। एक पुरुष का पुरुष भाव स्त्री भाव से अधिक होता है, स्त्री में स्त्री भाव अधिक होता है। शिक्षा के परिवेश में स्त्री का भी पुरुष भाव बढ़ जाता है, प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो जाता है। स्त्रियां भी पुरुषों की दौड़ में चल पड़ती हैं, महत्वाकांक्षी बन जाती हैं। ओशो ने ताओ उपनिषद में लिखा है कि यदि स्त्री पुरुष जैसे होने की कोशिश करे तो इस जगत में जो भी मूल्यवान है, सारभूत है, सब खो जाएगा। चीनी दार्शनिक लाओ त्से की शिक्षा में पुरुष को स्त्री जैसा होने की सलाह थी, ताकि जो गहन और मूल्यवान है वह स्थायी भाव में प्रकट हो सके। पुरुष की होड़ में स्त्री की आत्मा खो जाती है। जब पुरुष के भीतर की स्त्री और स्त्री के भीतर के पुरुष में संतुलन होगा तभी शांति होगी। पुरुष भी पुरुष रहकर शांत नहीं हो पाता तो स्त्री तो पुरुष होकर कैसे शांत रहेगी? जो पुरुष को जानता है लेकिन स्त्रैण में वास करता है, शांत रहता है, बाहर क्रिया में जीता है, भीतर निष्क्रिय रहता है। स्त्रैण शब्द की सुंदर व्याख्या भी लाओ त्से की विवेचना में की गई है। जो पहल कभी नहीं करती, बिना किसी क्रिया के खींचना, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से। गीता में कृष्ण ने इसको अकर्म कहा है। पहला आक्रामक होती है, दूसरे की सीमा में प्रवेश करना। वह पुकारती है किंतु आवाज नहीं होती, निमंत्रण देती है किंतु उसकी रूपरेखा नहीं होती। कदम पुरुष को उठाना पड़ता है और स्त्री फिर भी इनकार ही करती है। जैसे ही हाँ भरती है व्यर्थ हो जाती है। पुरुष की भाषा बोलती है, यह भी आक्रमण है। उसका इनकार किए चले जाना उसके अनंत रस का रहस्य है। रहस्य यही है कि वह नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है। अंधेरी की तरह गहन है, निषेध ही उसकी विशेषता है। आक्रामक होने के कारण पुरुष सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत स्त्री पुरुष के प्रेम में खुद को छोड़ देती है, कुछ करती नहीं, बस छोड़ देती है और पुरुष उसमें उतर पाता है। यही माया का मूल स्वरूप है। सब करती है, क्रिया दिखाई नहीं देती। आगे लाओ त्से की भाषा में ओशो लिखते हैं कि स्त्री लंबी प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष तो सदा उतावला आक्रामक ही होता है। परमात्मा स्त्रैण रूप में रहता है भी और नहीं दिखता। अस्तित्व स्त्रैण है, उसमें जो कुछ पैदा होता है पहले से ही उसमें छिपा है। पुरुष क्षीण हो जाता है, स्त्री क्षीण नहीं होती, निष्क्रिय रहती है। लाओ त्से कहते हैं कि शक्ति आक्रमण में नहीं, समर्पण में होती है। समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं होता। प्रेम की तरह या तो है या नहीं है। आक्रामक वही होता है जो कमजोर है।
महावीर ने कहा है कि शक्तिशाली अहिंसक हो जाता है। शक्ति स्वयं सिद्ध है, समर्पण में पूर्ण आत्मविश्वास है।